हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे देखेंगे। एस ब्लॉक वाले तत्वों में क्षारीय मृदा धातु देख रहे थे, उसी में आज हम लोग को देखना है बेरिलियम का अपसामान्य व्यवहार या एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो ग्रुप 1 में हम लोग देखे थे कि जो लिथियम था वो सबसे छोटा रहता था और अन्य समूह से असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता था। उसी प्रकार अगर हम लोग ग्रुप 2 में देखते हैं तो ग्रुप 2 के जो सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 पाया जाता है और इसमें का प्रथम सदस्य है बेरिलियम। तो जो बेरिलियम है Be, यह अपने ग्रुप के अन्य तत्वों की तुलना में असंगत प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ये असामान्य व्यवहार या अपसामान्य व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है, इसके कई कारण पाए जाते हैं, उसी को हम लोग आज देखेंगे। तो पहला कारण है जो बेरिलियम परमाणु है और इसका आयन है वह अपने ग्रुप के सभी अन्य तत्वों की तुलना में सबसे छोटा आकार का होता है। छोटा आकार का होने के कारण इसकी आयनन एंथैल्पी का मान और विद्युत ऋणात्मकता का मान अपने ग्रुप के अन्य तत्वों से ज़्यादा पाया जाता है। बेरिलियम की आयन की जो ध्रुवण क्षमता रहती है वह ज़्यादा होती है। इसकी संयोजकता कोष में अगर हम लोग देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो केवल 1s2 और 2s2 माने कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में D कक्षक एब्सेंट रहेगा, जिसके कारण इसमें D कक्षक की अनुपस्थिति कारण भी यह अपसामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आता है बेरिलियम एवं अन्य तत्वों में भिन्नता किस प्रकार से पाई जाती है, उसको डिटेल में बताया गया है। तो इसमें देखते हैं कि बेरिलियम एक कठोर तत्व है, जबकि इसके इसी ग्रुप के अन्य तत्व अन्य क्षारीय मृदा धातु जो हैं वो कठोर नहीं होते हैं, सॉफ्ट प्रकृति के या फिर मृदु होते हैं। इसका गलनांक व क्वथनांक माने कि जो बेरिलियम का गलनांक और क्वथनांक है अन्य की तुलना में ज़्यादा पाया जाएगा। ये सभी जो सेम प्रॉपर्टी है ये लिथियम का अपसामान्य व्यवहार हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी के समान इसमें भी देखने को मिलेगा। बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ सीधे संयोग नहीं करेगा, जबकि इसी ग्रुप के अन्य सदस्य सीधे संयोग करके प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड जो हैं उभयधर्मी प्रकृति के रहते हैं, माने कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार से बिहेव करेंगे, जबकि अन्य समूहों के जो ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड हैं वह उभयधर्मी प्रकृति के नहीं पाए जाते हैं और उनकी प्रकृति अधिकतम क्षारीय होती है। बेरिलियम आयन में उच्च ध्रुवण क्षमता के कारण माने कि इसका जो ध्रुवण क्षमता है बेरिलियम का वह ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण इसमें सहसंयोजक बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। और इसके अन्य सदस्य हैं माने कि बेरिलियम को छोड़ करके अन्य सदस्य अनेक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, लेकिन जो बेरिलियम है वह अधिकतम सहसंयोजक प्रकार के यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखता है, जैसे कि बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, ये सभी क्या हैं सहसंयोजक यौगिक में आते हैं। बेरिलियम को अधिक ताप पर जब गर्म करेंगे तो ये जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन बेरिलियम के ग्रुप के ही अन्य तत्वों को जैसे कि कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, इन सभी को, बेरियम है, इन सभी को अगर हम लोग जल के साथ रिएक्शन कराते हैं उच्च ताप पे तो ये हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार जो बेरिलियम कार्बाइड है वह बेरिलियम और कार्बन से मिलने से बना है। तो बेरिलियम कार्बाइड एक सहसंयोजक यौगिक है, लेकिन इसी समूह के अन्य क्षारीय मृदा धातु जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रांसियम, उसके बाद आता है बेरियम, ये सभी क्या हैं क्षारीय मृदा धातु हैं और इनका कार्बाइड हम लोग देखेंगे तो आयनिक प्रकृति के पाए जाते हैं। तो यहाँ पे केवल बेरिलियम एक ऐसा है जिसमें सहसंयोजक प्रकृति पाई जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं कि जो बेरिलियम है का कार्बाइड है यह वाटर के साथ रिएक्शन करके मेथेन का निर्माण करता है और कैल्शियम का कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिटिलीन का निर्माण करेगा। तो ये दोनों में अंतर है। बेरिलियम जब मेथेन बना रहा है तो इसको भी मेथेन बनाना चाहिए, या फिर ये एसिटिलीन बना रहा है तो इसको भी एसिटिलीन बनाना चाहिए।
तो यहाँ दोनों में अलग अलग पाया जाता है, जो कि बेरिलियम के असामान्य व्यवहार के कारण होता है। तो बेरिलियम के द्वारा अधिकतम समन्वय संख्या या फिर जब ये संकुल यौगिक का निर्माण करता है तो उप संयोजन संख्या का मान अधिकतम 4 ही पाया जाता है। लेकिन इसी समूह के जो अन्य तत्व हैं, जैसे कि बेरिलियम से नीचे आने वाले कौन कौन से हैं, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी में समन्वय संख्या 6 तक भी पाई जाती है, क्योंकि उनमें रिक्त डी ऑर्बिटल पाया जाता है और बेरिलियम में रिक्त डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है। इसलिए बेरिलियम जो है असामान्य प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। अब देख लेते हैं कि जो हम लोग विकर्ण संबंध पहले भी देखे थे किसमें लिथियम और मैग्नीशियम में, इसी प्रकार का एक और विकर्ण संबंध आज हम लोग देखेंगे बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच। तो विकर्ण संबंध की परिभाषा देख चुके थे हम लोग कि द्वितीय आवर्तक का कोई सा भी तत्व तृतीय आवर्तक के अगले समूह के तत्व से भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, जिसको विकर्ण संबंध कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि द्वितीय आवर्तक हम बेरिलियम तृतीय आवर्तक के इस ग्रुप को छोड़ करके अगले ग्रुप के एल्यूमिनियम के साथ भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता दर्शाता है। इसलिए यहाँ पे जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम है इनके बीच विकर्ण संबंध प्रदर्शित होगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है बेरिलियम और एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध। तो विकर्ण संबंध में क्यों पाया जाता है दोनों के बीच, इसके कुछ कारण हैं। तो इसमें बेरिलियम का भी जो परमाणु और आणविक त्रिज्या का आकार रहेगा वही आकार एल्यूमिनियम के भी परमाणु और आणविक त्रिज्या का रहता है। दोनों की अगर विद्युत ऋणात्मकता देखेंगे तो लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है बेरिलियम में भी और एल्यूमिनियम में भी। और दोनों की जो ध्रुवण क्षमता है, माने कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों में समान पाई जाती है, इसलिए दोनों में विकर्ण संबंध पाया जाएगा। अब देखते हैं कि जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम है दोनों में तो विकर्ण संबंध पाया जाता है, जिसके कारण दोनों के गुणों में समानता पाई जाएगी। तो सबसे पहले इसमें समानता है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों जब यौगिक का निर्माण करते हैं तो दोनों के यौगिक सहसंयोजक प्रकृति के पाए जाते हैं और इनको कार्बनिक विलायकों में अगर घोला जाता है इनके यौगिकों को तो आसानी से विलय हो जाते हैं। दूसरा है बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के जो ऑक्साइड हैं उच्च गलनांक वाले रहते हैं और ठोस रूप में पाए जाते हैं और इनकी जो प्रकृति है उभयधर्मी प्रकृति की पाई जाती है तथा दोनों ही क्षार के साथ जब रिएक्शन करते हैं, माने कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जब क्षार के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाते हैं, लवण और वाटर का निर्माण करते हैं। तो यह है इनकी सामान्य प्रकृति जो दोनों में सेम रहती है। जैसे बेरिलियम ऑक्साइड है, जब ये अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस वाटर बनाएगा, या फिर बेरिलियम ऑक्साइड जब क्षार के साथ रिएक्शन करेगा फिर भी साल्ट और वाटर बनाएगा। इसी प्रकार से जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ये भी अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। और यहाँ पे ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर ये क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो ये भी साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो यहाँ पे देखो बेरिलियम ऑक्साइड से बना था बेरिलियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, दोनों सेम हुआ। बेरिलियम ऑक्साइड से बना था सोडियम बेरिलेट, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना। तो बेरिलेट और एल्यूमिनेट दोनों सेम बना है, जिसके कारण दोनों के गुणों में विकर्ण संबंध से समानता पाई जाएगी। अगला हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो बेरिलियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम क्लोराइड की द्विलक संरचना पाई जाती है। जो बेरिलियम का क्लोराइड है ये भी डाइमर के रूप में या द्विलक के रूप में पाया जाता है और स्टेबल रहता है, और जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये भी हमेशा डाइमर या द्विलक के फॉर्म में पाया जाता है। तो BeCl2 ये एक अणु हुआ, ये दूसरा अणु, और दोनों आपस में जुड़े रहते हैं और डाइमर का निर्माण करते हैं। यहाँ पे AlCl3 एक है, ये AlCl3 दो है, ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं और डाइमर का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों में समान प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा।
यानी कि डाइमर दोनों में रहता है, ये समान है, लेकिन इनमें क्या रहेगा, 2 ठो है तो sp संकरण पाया जाएगा और इसमें 3 अणु जुड़ा हुआ है तो sp2 संकरण पाया जाएगा। तो संकरण के आधार पे नहीं, डाइमर के आधार पे दोनों में समानता पाई जाएगी। आगे देखते हैं कि जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम है, दोनों जब कार्बन के साथ क्रिया करते हैं तो कार्बाइड का निर्माण करते हैं। बेरिलियम कार्बाइड में Be2C रहता है और एल्यूमिनियम कार्बाइड में Al4C3 उसका सूत्र रहेगा। अब दोनों के कार्बाइड जो हैं जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि बेरिलियम कार्बाइड से मेथेन मिलता है, इसको पहले भी देख चुके हैं। उसी प्रकार जो एल्यूमिनियम का कार्बाइड है ये भी जल के साथ जब रिएक्शन करता है तो मेथेन ही देगा, इसलिए दोनों के गुणों में समानता देखने को मिलती है। दोनों के जो फ्लोरो वाला कॉम्प्लेक्स बनता है और जटिल प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे ये बेरिलियम का है तो ये एल्यूमिनियम का है। उसके बाद दोनों के जो क्लोराइड हैं इनमें सेतु बंध बहुलकीय प्रकार की संरचना पाई जाती है। इसको देखें ना भी डाइमर के रूप में रहता है, उसी को बोला गया है सेतु बंध स्ट्रक्चर पाया जाता है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के जो हाइलाइड है इनकी विलेयता समान रहेगी। दोनों जब नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करते हैं तो पृष्ठ पर ऑक्सीजन की रक्षात्मक परत का निर्माण करेंगे, जिसके कारण इन अम्लों की सरलता से क्रिया नहीं हो पाती है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के ही हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के रहते हैं, जिसके कारण अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये देखो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, ये अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है पहले, फिर वही चीज़ क्षार के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो इसमें क्लोराइड बना, इसमें बेरिलेट बना। जैसे ऑक्साइड यहाँ पे रिएक्शन किया था वैसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है। अब देखते हैं एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड अम्ल से रिएक्शन कर रहा है और यहाँ क्षार से रिएक्शन कर रहा है। तो ये भी जैसे बेरिलियम क्लोराइड बना वैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल बना है। यहाँ पे जैसे सोडियम बेरिलेट बना वैसे यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल बना है। तो इस प्रकार से इन दोनों के गुणों में बहुत सारी समानता देखने को मिलती है बेरिलियम और एल्यूमिनियम में, जिसके कारण ये विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आगे आता है कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का बनना एवं उनके गुण। तो जो क्षारीय मृदा धातु देख रहे हैं उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम। तो क्षारीय मृदा धातु का एक महत्वपूर्ण तत्व है कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो यौगिक रहता है उसमें से एक यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अनबुझा चूना भी कहा जाता है। माने कि जो चूना पानी से संतृप्त नहीं हुआ रहता है उसको अनबुझा चूना कहते हैं और इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। और इसका जो सूत्र रहता है वो रहता है CaO। तो इस प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य सूत्र है CaO। अब इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण करने के लिए चूना पत्थर को गर्म करके बड़े पैमाने पे कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। तो जो चूना पत्थर है उसका सूत्र रहता है CaCO3, यह ठोस रूप में रहता है। इसको जब गर्म करते हैं बड़े पैमाने पे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है CO2 गैस के रूप में, और इसमें का कैल्शियम ऑक्साइड ठोस रूप में बचा रहता है। इस प्रकार से जो चूना पत्थर है वहाँ से चूना प्राप्त करते हैं, जिसको अनबुझा चूना या फिर क्विक लाइम कहा जाता है। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रकार की रिएक्शन होती है तथा उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। माने दोनों दिशा में यह अभिक्रिया हो सकती है और इसमें बहुत सारा ऊष्मा उत्सर्जित होगा, जिसके कारण ये एक्सोथर्मिक या फिर इसमें उत्सर्जित नहीं होता है, ऊष्मा अवशोषित होता है, जिसके कारण ये एंडोथर्मिक या फिर ऊष्मा शोषी प्रकार का रिएक्शन होता है। क्योंकि इसको गर्म कर रहे हैं तो गर्म करेंगे तो उस ऊष्मा को अवशोषित करेगा, उसके बाद ये विघटित होकर के 2 प्रोडक्ट देगा। तो ये ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक प्रकार का रिएक्शन होता है।
चूने की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें समय समय पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो बना हुआ है उसको हटाते रहना चाहिए, जिसके कारण अधिक मात्रा में शुद्ध रूप से कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। अगर इसको नहीं हटाएंगे तो यहाँ पे ये जमा होते होते अशुद्धि के रूप में आने की संभावना रहती है, जिसके कारण इसको बीच बीच में हटाते रहते हैं और आसानी से रिएक्शन आगे बढ़ता है। यहाँ पे अभिक्रिया का जो टेम्परेचर है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इससे अधिक ताप पे अगर मिट्टी और चूने की क्रिया गलनीय सिलिकेट का निर्माण हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि जो चूना का निर्माण होता है उसको एक प्रकार की भट्ठी में किया जाता है। यह है चूना निर्माण की भट्ठी, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार का भट्ठी रहता है। तो इसमें जो है कोयला जलाया जाता है और धीरे धीरे चूने के पत्थर को डाला जाता है। माने कि दोनों भुजाओं में से 2 अंगुलियों में से कोयला जलाया जाता है। यहाँ पे कोयला जलता है और यहाँ पे कोयला जलाया जाता है। तो इसमें दोनों तरफ से कोयला जलाते हैं और ऊपर से क्या करते हैं, चूने के पत्थर को डाला जाता है, जिसके कारण इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है वह भट्ठी के ऊपरी भाग से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें बनेगा और उसके बाद इसमें क्या बनेगा, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे एक ठो भट्ठी जलाया जाता है, यहाँ पे एक ठो भट्ठी, तो ये गर्म रहेगा। ऊपर से चूना पत्थर को डालेंगे तो चूना पत्थर डालेंगे तो यहाँ पे इस भट्ठी में यहाँ पे जलेगा। जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और इस नली से बाहर निकल जाएगा और जो चूना बनता है या क्विक लाइम बनता है वो नीचे यहाँ पे जमा होता जाता है। तो इस स्टोरेज को बाद में निकाल करके हम लोग चूना प्राप्त करेंगे। तो ये है चूना निर्माण की या अनबुझा चूना निर्माण के लिए भट्ठी, जो इसकी क्रियाविधि में आएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी किसका, क्विक लाइम का। तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में ये सफ़ेद रंग का रहेगा, रंध्रमय रहता है, ठोस कलर का रहता है। इसका गलनांक 2870 केल्विन पाया जाता है। ये अधिक स्थायी होता है और ऑक्सो हाइड्रोजन ज्वाला में जब इसको गर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्थायी होने के कारण ये गलता नहीं है, लेकिन तेज प्रकाश उत्पन्न करता है। तो जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसको लाइम लाइट कहा जाता है। लाइम माने कि चूना और लाइट माने कि प्रकाश। तो चूना का जो जलने से जो प्रकाश उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे लाइम लाइट। यह हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, अनबुझा चूना। जैसे आग को बुझाते हैं ना, उसी प्रकार जो चूना रहता है वो जब पानी से नहीं बुझा रहता है, उसमें पानी नहीं डाले रहते हैं, जो पोतने के लिए लाते हैं ना घर में पुताई करने के लिए, जो चूना वाइट कलर का, वो क्या है, अनबुझा चूना है। जब उसमें पानी डालते हैं तो बुलबुला निकलता है, आप लोग देखे होंगे। तो बुलबुला निकलता है, उसके बाद जो चूना का घोल बनता है जिसको हम लोग दीवार में पुताई करते हैं, वही हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्योंकि जो सूखा खरीद कर लाते हैं ना चूना, वो कैल्शियम ऑक्साइड है। फिर उसमें हम लोग पानी डालते हैं तो उसका विलयन बन जाता है, जिसको पोताई करते हैं घरों में। उसी पोतने वाले जो विलयन है उसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और उसी विलयन को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। क्योंकि जो सूखा चूना था उसको हम लोग ने पानी डाल के बुझा दिया और बुझ गया, तो उसको बुझा हुआ चूना, और पहले जो था वो है अनबुझा चूना। ठीक है, इसको याद रखना, भाभा में पूछा जाता है प्रैक्टिकल में। उसके बाद जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो फिर से चूना पत्थर का निर्माण कर लेता है। अब यह क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, माने बहुत दिनों तक जब चूना को हम लोग खुले वातावरण में रख देते हैं तो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके वह फिर से जम जाता है ना पत्थर जैसे। ज़्यादा दिन तक रखेंगे चूना को तो पुताई करने के योग्य नहीं रहता है, जम जाता है। तो क्या करता है, फिर से वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है और चूना पत्थर का निर्माण कर देता है, जिसके कारण उसको पुताई करने योग्य नहीं रहता है। तो यही है, ये दोनों रिएक्शन उसमें पाया जाता है। आगे देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड के साथ जब
चूना अनबुझा चूना को रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और इस अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया गैस बाहर निकलेगी और दोनों की क्रिया से वाटर का रिएक्शन निर्माण होता है। आगे है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ बहुत ज़्यादा ताप पे उच्च ताप पे रिएक्शन कराते हैं और यह टेम्परेचर 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे और यहाँ से कैल्शियम कार्बाइड का निर्माण हो जाता है। आगे है कि जो कैल्शियम कार्बाइड है इसको जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो पर भी यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस एसिटिलीन गैस बाहर निकलेगी। जब कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोलियम का निर्माण होता है जिसका सूत्र है CaCN2 प्लस कार्बन बाहर निकलता है। तो उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड को जब क्लोरीन गैस इस पर कैल्शियम ऑक्साइड पे जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और कैल्शियम ऑक्साइड पे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो भी कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। जब सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो चूना पत्थर बनेगा, पहले देख चुके हैं। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम सिलिकेट बनेगा। फिर सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो सल्फाइड का निर्माण होगा और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम फास्फेट का निर्माण होता है। तो ये सभी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम लोग कि जब वाटर के साथ रिएक्शन कराता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। तो जब पानी में घोला जाता है चूना पत्थर को तो बुलबुला के रूप में एकदम गर्म वाष्प निकलने लगता है वहाँ से। तो जो गर्म लगता है उसको छुएंगे तो और वाष्प बुलबुले के रूप में निकलता है, वो है एक प्रकार का ऊष्मा वहाँ से बाहर निकलती है जो 15,000 कैलोरी होती है। तो उसी ऊष्मा के बाहर निकलने के कारण इस अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहा गया है और जो पोतने वाला चूना का विलयन बनता है वह कहलाता है बुझा हुआ चूना। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग कि जो क्विक लाइम है या फिर चूना है अनबुझा चूना उसके उपयोग के बारे में यहाँ से देखना है। तो पहला है भट्टियों में क्षारीय अस्तर लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एल्कोहल तथा गैसों को सुखाने के लिए ड्राइंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। चूने के जल के रूप में अभिकर्मक तथा औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो चूना है पोतने वाला उसको कुछ समय के लिए रख देंगे तो उसमें का सब चूना नीचे बैठ जाता है और ऊपर उसका केवल पानी एकदम साफ विलयन के रूप में जम जाता है। तो ऊपर जो पानी जमा रहता है साफ चूना के विलयन का, उसी को बोला जाता है चूने का जल या चूना पानी। उसका उपयोग अभिकर्मक और औषधि के रूप में करते हैं। कोल गैस को शुद्ध करने के लिए कागज उद्योग में उपयोग किया जाता है। धातु के निष्कर्षण विधि में क्षारीय गालक के रूप में उपयोग किया जाता है। लाइमलाइट उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अमोनिया, सोडा लाइम, कैल्शियम कार्बाइड, सीमेंट एवं कांच के निर्माण में अनबुझे चूने का उपयोग होता है। तो ये हो गया यहाँ पे क्विक लाइम कंप्लीट। और जो चूना का है कैल्शियम ऑक्साइड या फिर अनबुझा चूना यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद कैल्शियम का एक और यौगिक दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? चूने का पत्थर भी कहा जाता है इसको। और इसी चूना पत्थर से अभी हम लोग क्या देखे थे? कैल्शियम ऑक्साइड के निर्माण को देखे थे। तो यही है चूना का पत्थर जिसका सूत्र रहता है CaCO3। इसके बारे में दिया है थोड़ा सा बस यहाँ पे। तो इसका ऑकुरेंस माने कि प्राप्ति कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो प्रकृति में चूना पत्थर संगमरमर, डोलोमाइट और आइसोलैंड इस्पार के रूप में पाया जाता है। चूना पत्थर जो है वह चूना पत्थर में, संगमरमर में, डोलोमाइट में, इन सब में यह CaCO3 इन सब के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। इसको अगर हम लोग बनाना चाहेंगे प्रकृति के अलावा अपनी विधियों से, कृत्रिम विधियों से, तो कई सारी विधि उपयोग में आती है, जिसमें पहली है प्रयोगशाला विधि और दूसरी है कैल्शियम नाइट्राइड से
कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण की विधि। तो पहली विधि है प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है, माने कि जो अनबुझा चूना को पानी में घोले थे तो चूना का विलयन बना था, वही है, ये है बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसमें फिर से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, यही है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जहाँ से प्रयोगशाला में इसी विधि से इसको बनाया जाता है। दूसरा है कैल्शियम के किसी भी साल्ट, जैसे कि कार्बोनेट, किसी भी साल्ट की सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं, माने कैल्शियम का किसी भी लवण को जब सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट या फिर अमोनियम कार्बोनेट के विलयन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। ये कैल्शियम का नाइट्रेट है, इसको जब सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो इसमें का कैल्शियम और इसमें का कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, और इसमें का सोडियम और इसमें का नाइट्रो ग्रुप सोडियम नाइट्रेट बनाता है। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से बनेगा। इसी प्रकार जब कैल्शियम के क्लोराइड को पोटेशियम कार्बोनेट से भी रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें का कैल्शियम और इसमें का कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और इसमें का क्लोरीन और इसमें का पोटेशियम KCl के रूप में बनता है। तो यह है इसको बनाने की दो विधि, जिसमें इस विधि में इन सब के साथ भी इसको ट्रीट करके प्राप्त कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। उसके बाद दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट के गुण। तो इसकी प्रॉपर्टी में सीधा सीधा दिया हुआ है, यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ एक लाइन में दिख जाता है कि ये सफ़ेद रंग का रहता है और जल में अल्प मात्रा में विलय होता है। अब है केमिकल प्रॉपर्टी में देख लेते हैं कि इसको जब गर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा की उपस्थिति में, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है। ये तो देख ही चुके हैं, ये इसकी बनाने की विधि में देखे थे। जब इसको अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। जब